60 सेकेंड्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मैम। और मैं हूं आकाश सर। दुनिया के सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शंस में से एक है अमोनिया बनाना। इसके बिना हमारे खेतों में फर्टिलाइजर नहीं होता और शायद दुनिया की आधी आबादी भूखी रहती। सही बात है। लेकिन इस रिएक्शन की एक दिक्कत है, ये रिवर्सिबल है। ये आगे भी जाता है और पीछे भी। एग्जैक्टली तो 20th सेंचुरी के बाद में साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था, हम इस रिएक्शन को सिर्फ आगे की तरफ कैसे धकेलें, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया कैसे बनाएं। और इसी सवाल का जवाब है केमिकल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल। तो आज हम इसी की कह सकते हैं चीरफान करने वाले हैं। अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे कि किसी भी रिएक्शन को अपनी मर्जी से कंट्रोल कैसे किया जाए। हम इक्विलिब्रियम के कोर कॉन्सेप्ट से लेकर ले शैटलियर्स प्रिंसिपल की मास्टर स्ट्रैटेजीज तक सब कुछ कवर करेंगे। हमारा गोल है कि इस डिस्कशन के बाद नीट, जेई या बोर्ड्स में इस चैप्टर से जुड़ा कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी ट्रैप आपको परेशान न कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आरएफ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आरबी के बराबर हो जाता है। जी हाँ, आरएफ आरबी के बराबर हो जाता है। यहीं पर स्टूडेंट्स को पहला बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। उन्हें लगता है इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्शन रुक गया, सब शांत हो गया, पर ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये स्टैटिक नहीं, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसे एक क्राउडेड मॉल के एस्केलेटर की तरह सोचो। अच्छा। जितने लोग ऊपर जा रहे हैं उतने ही लोग दूसरे एस्केलेटर से नीचे आ रहे हैं। दूर से देखने पर लगेगा कि एस्केलेटर पर लोगों की संख्या कांस्टेंट है, पर मूवमेंट तो लगातार हो रहा है। व्हाट अ ग्रेट एनालॉजी। तो मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मॉलिक्यूल्स लगातार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। बस हमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे कलर, प्रेशर, कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट नजर आते हैं। और यहीं से दूसरा मिसकंसेप्शन आता है। क्या इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बराबर होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है। एग्जैक्टली। हो सकता है इक्विलिब्रियम पर 90% प्रोडक्ट्स हों और 10% रिएक्टेंट्स, या शायद उल्टा भी हो सकता है। पॉइंट यह है कि वो परसेंटेज फिक्स हो जाता है, बदलता नहीं। परफेक्ट। अब इस इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक्टिव मास की। ओके, लेट्स अनपैक दिस। एक्टिव मास मतलब मोलारिटी, यानी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या गैसेस के केस में पार्शियल प्रेशर। हाँ, लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल है जो एग्जाम्स में बहुत काम आता है, द यूनिटी रूल। यूनिटी रूल मतलब प्योर सॉलिड्स यानी S और प्योर लिक्विड्स यानी L बहुत डेंस होते हैं। रिएक्शन के दौरान उनकी कॉन्सेंट्रेशन में प्रैक्टिकली कोई बदलाव नहीं आता। अच्छा, इसलिए कन्वीनियंस के लिए हम उनका एक्टिव मास हमेशा 1 मान लेते हैं। मतलब उन्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में लिखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह अगर पानी जैसा कोई सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसका एक्टिव मास भी 1 ही लेते हैं। और एग्जाम ट्रैप्स इसी रूल से बनते हैं। एग्जैक्टली। मान लो एक रिएक्शन है Fe3 + AQ + SCN - AQ गिव्स FeSCN2 + AQ। ये ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। राइट। अब सवाल ये है कि अगर मैं सोल्यूशन में 1 चम्मच ठोस KSCN डाल दूं तो इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा? ये एक कॉमन PYQ पैटर्न है। स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सॉलिड डालने से तो एक्टिव मास 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट्स द ट्रैप। ट्रैप क्यों? क्योंकि KSCN एक सॉल्युबल सॉलिड है। पानी में जाते ही वो डिसॉल्व होकर SCN- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा। और SCN तो हमारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर सिस्टम उसे कम करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा और सॉल्यूशन का रेड कलर और गहरा हो जाएगा। अच्छा, वहीं अगर हम रेत जैसा कोई इनर्ट सॉलिड डालते जो डिसॉल्व नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। तो की टेक अवे है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, लेकिन अगर वो सॉल्युबल है तो वो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बदल सकता है। अब आते हैं इस चैप्टर के बॉस पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। लॉ ऑफ मास एक्शन से एक जनरल रिएक्शन AA + BB गिव्स CC + DD के लिए K का एक्सप्रेशन होता है। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन मतलब C⁻C टाइम्स D⁻D डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन A⁴A टाइम्स B⁵B। पर K सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रिएक्शन की पूरी कहानी बताता है। अगर K की वैल्यू बहुत बड़ी है, मान लो 10⁻³ से ज्यादा, तो इसका क्या मतलब है? डिनोमिनेटर से बहुत बड़ा है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक जा चुका है।
और अगर k बहुत छोटा है 10 टू द पावर -3 से कम, तो मतलब रिएक्टेंस का पलड़ा भारी है, रिएक्शन मुश्किल से शुरू ही हुआ है। और अगर k इन दोनों वैल्यूज के बीच में है तो मतलब कंटेनर में रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स दोनों अच्छी खासी मात्रा में मौजूद हैं। Here's where it gets really interesting. K के बारे में ना एक कह सकते हैं एक अटल सत्य है, the golden rule. अच्छा, क्या है वो? K is a constant and it only depends on temperature. केवल और केवल तापमान ही K की वैल्यू को बदल सकता है। इसे लॉक कर लीजिए। आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदलो, प्रेशर बदलो, वॉल्यूम बदलो, कैटलिस्ट डालो, इनर्ट गैस डालो, K नहीं बदलेगा। के नहीं बदलेगा। इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट हो सकती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट बदल सकती है, पर उनका रेशियो यानी के कांस्टेंट रहेगा एट अ गिवन टेम्परेचर। और यहीं से जेई एडवांस लेवल का एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है, स्टोइकियोमेट्री का असर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हेबर्स प्रोसेस N2 + 3H2 gives 2NH3 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो अगर मैं रिएक्शन को आधा कर दूं, हाफ N2 + 3/2H2 gives NH3, तो इसका कांस्टेंट क्या होगा? जब हम रिएक्शन को N से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया K पुराने K की पावर N हो जाता है। तो यहाँ हमने रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो नया कांस्टेंट होगा K⁻1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ K। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि K की वैल्यू बिना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखे बताना अधूरा है। ऑलवेज चेक द स्टोइकियोमेट्री। अब तक हम बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन की यानी Kc की, लेकिन गैसेस के लिए प्रेशर नापना ज्यादा आसान होता है। तो क्या प्रेशर की दुनिया का अपना अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है? और क्या उसका Kc से कोई रिश्ता है? ये वो सेक्शन है जहां कैलकुलेशंस में सिली मिस्टेक से सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, रिश्ता बिल्कुल है और फॉर्मूला है Kp = Kc × RT raised to the power delta Ng। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। डेल्टा Ng ये टर्म सबसे क्रिटिकल है। इसका मतलब है मोल्स ऑफ गेशियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गेशियस रिएक्टेंट्स। और पहला ट्रैप यही है, डेल्टा Ng की कैलकुलेशन में सॉलिड्स और लिक्विड्स को कंप्लीटली इग्नोर करना है। सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स को गिनना है। सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स को। एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। अ कंटेनर विथ हॉट लाइमस्टोन, CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 gas। यहाँ डेल्टा Ng क्या होगा? प्रोडक्ट साइड पर 1 मोल गैस है, CO2। रिएक्टेंट साइड पर 0 मोल्स गैस है क्योंकि CaCO3 सॉलिड है। तो डेल्टा Ng हुआ 1 - 0 यानी 1। एग्जैक्टली। दूसरा ट्रैप है R की वैल्यू। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, पर इसकी वैल्यू यूनिट पर डिपेंड करती है। हाँ, अगर प्रेशर ATM में है तो 0.0821 यूज करें और अगर बार में है तो 0.0831। छोटी सी गलती और पूरा आंसर गलत। और तीसरा यूनिट्स। Kp और Kc यूनिटलेस नहीं होते अनलेस डेल्टा Ng इज 0। सही। Kp की यूनिट होगी ATM और बार टू द पावर डेल्टा Ng और Kc की मोल लीटर टू द पावर डेल्टा Ng। एक सवाल है, अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng = 0 हो जाए, जैसे H2G + I2G gives 2HIG, तो RT की पावर 0 हो जाएगी जो कि 1 होता है। उस केस में Kp = Kc। और ऐसे रिएक्शन में प्रेशर या वॉल्यूम बदलने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट भी नहीं होता। बिल्कुल सही। चलिए, अब K के साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। ये रैंक बूस्टर सेक्शन है क्योंकि मल्टीपल रिएक्शंस को कंबाइन करने वाले सवाल यहीं से बनते हैं। रूल 1, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो नया K, जिसे K' कह सकते हैं, पुराने K का रेसिप्रोकल हो जाता है। K' = 1/K। ओके। रूल 2, अगर रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करें तो K' is K⁴n। और n से डिवाइड करें तो K' is K⁴1/n। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल 3, अगर आप दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं टू गेट अ थर्ड रिएक्शन, तो उनके K को ऐड नहीं करना है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। यू हैव टू मल्टीप्लाई देम। K net = K1 × K2। इसे लॉजिकली सोचते हैं। हाँ, मान लो रिएक्शन 1 है A gives B, जिसका K1 = B/A। रिएक्शन 2 है B gives C, जिसका K2 = C/B। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो B कैंसिल हो जाता है और नेट रिएक्शन बनता है A gives C। इसका K नेट होगा C/A। ओह, आई सी। अगर हम K1 और K2 को मल्टीप्लाई करें
तो B/A टाइम्स C/B, इसमें से भी B कैंसिल हो जाता है। एंड वी गेट C/A, जो कि K नेट है, सो इट मेक्स परफेक्ट सेंस। बिल्कुल। इसी तरह रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करने पर कांस्टेंट्स को डिवाइड करते हैं, तो K हमें बताता है कि इक्विलिब्रियम पर मंजिल कहाँ है। पर हम अभी कहाँ है ये कौन बताएगा? ये बताने के लिए हमारे पास है रिएक्शन का जीपीएस, AKA रिएक्शन कोशेंट, Q। Q का एक्सप्रेशन K जैसा ही है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। फर्क सिर्फ इतना है कि K में हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस डालते हैं, जबकि Q में हम किसी भी मोमेंट T पर जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो डालते हैं। एग्जैक्टली। तो Q एक स्नैपशॉट है और ये हमें बताता है कि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में जाना है। इसे एक नंबर लाइन पर इमेजिन करते हैं। बीच में K हमारी मंजिल है। अगर हमारा Q K से छोटा है, मतलब प्रोडक्ट्स अभी कम हैं और रिएक्टेंट्स ज्यादा, तो रिएक्शन को K तक पहुंचने के लिए फॉरवर्ड जाना होगा और प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। करेक्ट। और अगर Q K से बड़ा हो गया, मतलब हमने जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना दिए, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने के लिए। और अगर Q इक्वल टू K, तो बधाई हो, आप अपनी मंजिल पर हैं। द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। तो Q हमें बताता है कि रिएक्शन किधर जाएगा। लेकिन ये फैसला लेता कौन है? हाँ, इसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है? यहीं पर केमिस्ट्री के बिग बॉस थर्मोडायनेमिक्स की एंट्री होती है। बिल्कुल। रिएक्शन की हर हरकत को गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी कंट्रोल करती है। मास्टर इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, जहां डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, जो फिक्स्ड कंडीशंस पर रिएक्शन का पोटेंशियल बताता है। और डेल्टा जी है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, यानी रियल टाइम ड्राइविंग फोर्स। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुक सा जाता है, मतलब ड्राइविंग फोर्स यानी डेल्टा जी शून्य हो जाती है। तो इक्वेशन बनती है 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K, जिससे हमें मिलती है अ ब्लॉकबस्टर इक्वेशन डेल्टा जी नॉट इक्वल्स माइनस RT ln K। अब करते हैं साइन एनालिसिस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट है। अगर K 1 तो ln K पॉजिटिव होगा, जिससे डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। मतलब रिएक्शन नेचुरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है, इट इज स्पॉन्टेनियस। और अगर K 1 तो ln K नेगेटिव होगा, जिससे डेल्टा जी डिग्री पॉजिटिव आएगा, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। जी, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल ट्रैप है। स्टूडेंट्स को लगता है कि रिएक्शन तब रुकता है जब डेल्टा जी डिग्री 0 होता है। नहीं, रिएक्शन तब इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है जब डेल्टा जी 0 होता है। डेल्टा जी डिग्री तो एक गिवन रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, वो रिएक्शन का कैरेक्टर बताता है। बिल्कुल। डेल्टा जी वो फोर्स है जो Q के बदलने के साथ साथ बदलती है और अंत में 0 हो जाती है। इसी पूरी अंडरस्टैंडिंग को एक सिंपल रूल में पैक किया था साइंटिस्ट ली शैटलियर ने। ली शैटलियर प्रिंसिपल। इसे मैं केमिस्ट्री का आलस का नियम कहती हूँ। सिस्टम अपनी आराम की अवस्था यानी इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। जैसे ही हम उसे छेड़ते हैं वो परेशान हो जाता है। और उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ ऐसा करता है जिससे हमारी छेड़छाड़ का असर अनडू हो जाए और वो वापस आराम कर सके। What a perfect way to put it. Let's see some examples. पहला स्ट्रेस, concentration change. अगर हम हेबर्स प्रोसेस में और N2 ऐड कर दें, सिस्टम कहेगा ये एक्स्ट्रा N2 कहां से आ गई, इसे खत्म करो। और खत्म करने का तरीका है इसे NH3 मतलब प्रोडक्ट में बदल दो। सो द रिएक्शन शिफ्ट्स फॉरवर्ड। ओके। दूसरा स्ट्रेस, प्रेशर चेंज। हेबर्स प्रोसेस में रिएक्टेंट साइड पर 1 + 3 4 मोल्स गैस है और प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल्स। अगर हम प्रेशर बढ़ाने पर सिस्टम परेशान हो जाएगा। वो प्रेशर कम करना चाहेगा। कैसे? उस तरफ जाकर जहां गैस के मोल्स कम हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। That's why Haber's process is run at very high pressures. एग्जैक्टली। तीसरा केस, इनर्ट गैस एडिशन। ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस जैसे आर्गॉन ऐड करें, कांस्टेंट वॉल्यूम पर N2, H2, NH3 के पार्शियल प्रेशर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा पर भीड़ उतनी ही रहेगी। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करें,
कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखने के लिए कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे बस में एक नया पैसेंजर आने पर सब लोग थोड़ा थोड़ा खिसक कर जगह बनाते हैं और पूरी बस का अरेंजमेंट बदल जाता है। सही एनालॉजी है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है प्रेशर कम होना, तो सिस्टम ज्यादा मोल्स की तरफ यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ब्रिलियंट। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर। ये अकेला फैक्टर है जो के की वैल्यू को ही बदल देता है। इसे वैन हॉफ इक्वेशन से समझते हैं। हैबर्स प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है। हीट एक प्रोडक्ट की तरह निकलती है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, सिस्टम कहेगा पहले ही गर्मी है और गर्मी दे रहे हो, इस एक्स्ट्रा हीट को कंज्यूम करो। हीट कंज्यूम करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू घट जाती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जहां डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, वहां टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है और के की वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए अब एक क्विक न्यूमेरिकल टूल देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और वेपर डेंसिटी का रिलेशन। हाँ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। फॉर्मूला है अल्फा इक्वल्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाय n-1। यहाँ कैपिटल डी इज द थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, जो कि मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2 होता है। और स्मॉल डी इज द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। और n है 1 मोल रिएक्टेंट टूटने पर कितने मोल्स प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे PCl5 gives PCl3 plus Cl2। यहाँ 1 मोल PCl5 से 2 मोल्स प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो n equals to 2। बट दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है? नहीं, इसकी एक लिमिटेशन है। क्या है वो? ये फॉर्मूला सिर्फ होमोजीनियस गैसियस रिएक्शंस पर काम करता है, जहां 1 मोल रिएक्टेंट n मोल्स गैस में कन्वर्ट होता है। हेटेरोजीनियस सिस्टम्स जैसे NH4HS सॉलिड गिव्स NH3 गैस प्लस H2S गैस, उस पर ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता। चलिए अब इस पूरे चैप्टर को एक फाइनल एग्जाम चीट शीट में समराइज करते हैं। अब प्री एग्जाम मेंटल चेकलिस्ट। पॉइंट 1, कैटलिस्ट। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस को इक्वली स्पीड अप करता है। तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, पर के की वैल्यू या इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं बदलती। ये सिर्फ रास्ता दिखाता है, मंजिल नहीं बदलता। पॉइंट 2, प्योर सॉलिड्स। बंद कंटेनर में रखे CaCO3 में और CaCO3 डालने से CO2 का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है। पॉइंट 3, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, अ JEE एडवांस ट्रैप। हाँ, अगर एक ही कंटेनर में 2 रिएक्शंस हो रहे हैं और दोनों में कोई प्रोडक्ट कॉमन है, तो उस कॉमन प्रोडक्ट की टोटल कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर दोनों रिएक्शंस के के एक्सप्रेशंस में यूज होगी। एंड पॉइंट 4, द फाइनल चेक। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। जैसे प्रेशर ATM में है या बार में, ताकि R की सही वैल्यू यूज हो। डेल्टा NG की कैलकुलेशन में सिर्फ गैसेस गिनी है या सॉलिड लिक्विड भी? स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसंट्रेशन की पावर में लगाया है या नहीं। एंड फाइनली रिएक्शन एंडो है या एक्सो टेम्परेचर इफेक्ट के लिए। अगर ये चेकलिस्ट क्लियर है तो मिस्टेक होने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। तो आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के हर पहलू को समझा, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जाम स्पेसिफिक ट्रैप्स तक। और हमने देखा कि कैसे ये सिंपल रूल्स अमोनिया जैसे लाइफ सेविंग केमिकल्स को बनाने में मदद करते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करें और जितने हो सके उतने PYQs सॉल्व करें। रिमेंबर, इक्विलिब्रियम इज नॉट अबाउट बीइंग स्टैटिक, इट्स अबाउट डायनामिक बैलेंस। और प्रैक्टिस ही आपको वो बैलेंस देगी। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस चैप्टर से स्ट्रगल कर रहे हैं। और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार।